Hello everyone, I am Karthika and we people were discussing the production chapter. We people were discussing the story of village पालमपुर. हम आपका इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है वो डिस्कस कर रहे थे एंड जो लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था दैट आई विल बी कंटिन्यूइंग द डिस्कशन ऑफ दैट टॉपिक दैट्स द लैंड इज फिक्स्ड. फार्मिंग इन पालमपुर हम लोग डिस्कस कर रहे थे. उसमें जो पहला टॉपिक था दैट वाज लैंड फिक्स्ड है. तो हम ये देख रहे थे कि किस तरीके से जो फार्मिंग है वो एक तरीके से मेन डोमिनेंट ऑक्यूपेशन है पालमपुर का. फार्मिंग 75% पॉपुलेशन वहां पर करती है एंड अपना जो लाइवलीहुड है वो भी उनका फार्मिंग पे ही इतने लोगों का डिपेंडेंट है. तो ये किस तरीके से काम करते थे? ईदर दे यूज्ड टू वर्क एज फार्मर्स और दे यूज्ड टू वर्क एज लेबर फार्मर्स. लेबर फार्म लेबरर्स की तरह ये लोग काम करते थे. देन वी पीपल सॉ कि जो एक कॉन्स्टेंट आता है यहाँ पे फार्मिंग के एरिया के अंदर वो क्या आता है कि जो फार्म प्रोडक्शन है वो एक मिनिमम ही हो सकती है. क्यों? क्योंकि फार्मिंग के लिए जो लैंड है वो फिक्स्ड है. उतना ही लैंड अवेलेबल है, उसी लैंड के ऊपर जो है प्रोडक्शन हो सकती है. इससे ज्यादा लैंड अवेलेबल नहीं है. सो जो एक कॉन्स्टेंट लगता है दैट इज दैट the constraint is of the land. So land area under cultivation is practically fixed. तो जो production के लिए land है that is fixed. farming के लिए जो land है that is fixed. So अगर हम बात करें 1960 से पालमपुर के अंदर तो वहाँ पे कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है लैंड का कल्टीवेशन के लिए. ऐसा कुछ नहीं कि कोई लैंड एड ऑन हुआ हो या फिर कोई जो फैलो लैंड है वो कल्टीवेबल लैंड के अंदर कन्वर्ट हो गया. तो 1960 से यहाँ पर कोई फर्क नहीं आया है. Then we will see that जो वेस्ट लैंड है इस विलेज के अंदर काफी को करा गया कल्टीवेबल लैंड के अंदर कन्वर्ट. बट स्टिल वे पीपल सी दैट मच ऑफ द लैंड इज नॉट अवेलेबल. एंड देन अगेन वी पीपल सी कि कोई स्कोप नहीं एग्जिस्ट करता यहाँ पे फार्मिंग की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का या फिर कोई नया लैंड लेकर आने का कल्टीवेशन के लिए. तो वो वाले जो फैक्टर्स हैं वो नहीं है. सो देयरफॉर दिस इज अबाउट जब हम बात कर रहे हैं फार्मिंग इन पालमपुर में तो लैंड इज फिक्स्ड का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो लैंड है वो फिक्स्ड है. कुछ वेस्ट लैंड जो है वो कन्वर्ट किया गया है कल्टीवेबल लैंड के अंदर. देन अगेन जो कल्टीवेबल लैंड है उसके अंदर कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ है, कोई नया लैंड जो है वो एड ऑन नहीं हुआ है या ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स व्हेन वी टॉक अबाउट फार्मिंग इन पालमपुर. तो ये किसी भी गांव का यही प्रॉब्लम रहेगा. इट्स नॉट ओनली अबाउट पालमपुर. किसी भी अगर आप गांव की बात करते हैं ना वहां पे यही चीज जो है वो रहेगी. So I don't think so there is anything to give you notes about because it is a very simple and a very straightforward topic which is that the land is fixed. I told you how the land is fixed. Easy topic tha, straightforward topic tha. You people will find it each and everything in your book regarding that thing. So moving on to the next topic which is there a way one can grow more from the same land? क्या कोई ऐसा तरीका है? इसके अंदर जो है कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को I will be giving you people notes. So इस वाले टॉपिक में हैं कुछ ऐसी चीजें. So let's see this topic. This is the second topic in the topic farming in Palampur. तो फार्मिंग इन पालमपुर में पहला जो हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट वाज दैट लैंड इज फिक्स्ड. ये हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं. अब जो नेक्स्ट मैं इसके अंदर डिस्कस करने वाली हूं दैट इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर from the same लैंड? क्या कोई तरीका है कि उसी लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन हो सकती है? ये टॉपिक ये जो क्वेश्चन है ये सबके दिमाग में. तो पहली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी कि लैंड तो फिक्स्ड है. तो फिर वो कहते हैं अगर लैंड फिक्स्ड है तो इस फिक्स्ड लैंड से प्रोडक्शन बढ़ सकती है. ऐसा कोई तरीका है जो प्रोडक्शन के अंदर जो है वो चेंज आ पाए? तो
दिस इज व्हाट पीपल आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक. सो जो क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, जो फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है पालमपुर के अंदर, वो क्या रिजेंबल करते हैं किसी भी नॉर्मल गांव की बात है या फिर एक स्पेसिफिक अगर हम लोग ले एरिया, तो दिस इज अ विलेज जो कि आपको वेस्टर्न स्टेट जो है हमारा उत्तर प्रदेश का, जो वहाँ के गाँव है उससे पालमपुर रिजेंबल करता है. अब एज आई टोल्ड यू, हमेशा हम एक रेफरेंस का पॉइंट लेकर चलते हैं कि कैसे आपको एक चीज जो ऑलरेडी पता हो कि अच्छा ये चीज एक्सिस्ट करती है, तो उससे कंपेयर करके हम लोगों को दूसरी चीज को समझ पाना आसान हो जाता है. तो यहाँ पे भी हम वही देख रहे हैं कि यूपी का जैसे गांव होते हैं, तो यूपी के गांव जैसा ही एक गांव है पालमपुर, वैसे ही यहाँ पर भी फार्मिंग हो रही है. ओके, सो जो लैंड है यहाँ पे, कल्टिवेटेड लैंड जो है पालमपुर का, देर इज ऑलमोस्ट जितना भी लैंड है वो कल्टीवेशन के अंदर है. पालमपुर का ऑल लैंड इज कल्टीवेटेड इन पालमपुर, और कोई भी लैंड जो है उसे आइडल नहीं छोड़ा जाता है. ऐसा नहीं है कि ये लैंड है तो उसको आइडल छोड़ दिया, वहां पे भी फार्मिंग चल रही है. सो नो लैंड इन पालमपुर इज लेफ्ट आइडल. देन मूविंग ऑन फॉरवर्ड, वी पीपल सी कि जो रेनी सीजन है उस टाइम पे जो फार्मर्स है, रेनी सीजन को खारिफ सीजन भी कहा जाता है, खारिफ के नाम से, कंफ्यूज नहीं होना. रेनी सीजन बरसात का मौसम होता है, वेरी सिंपल, बारिश का मौसम है, मानसून. सो बारिश के मौसम में जो है यहाँ पे रेनी सीजन में खारिफ, तो उसके टाइम पे जो फार्मर्स है वो क्या ग्रो करते हैं, दे ग्रो ज्वार एंड बाजरा. बाजरा और ज्वार जो है ये रेनी सीजन के अंदर ग्रो किया जाता है. और प्लांट्स जो है वो यूज किए जाते हैं कैटल्स को फीड करने के लिए. वेरी सिंपल, किसी भी गांव में इसी तरीके का जो है वो चलता है तरीका कि रेनी सीजन है तो उसके अंदर ये वाले क्रॉप्स उगाए जाएंगे, और जो कैटल है उनको ग्रेस कराने के लिए जो है वो प्लांट्स की हेल्प ली जाएगी. ठीक है, सो प्लांट्स जो है वो यूज किए जाते हैं कैटल को फीड करने के लिए. और जो कल्टीवेशन है पोटैटो का, यहाँ पर वी विल टॉक अबाउट पोटैटो. तो पोटैटो जो है वो यहाँ पर अक्टूबर दिसंबर के अंदर कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है. देन वी पीपल सी विंटर सीजन, राबी. सो राबी के अंदर जो फील्ड है उसके अंदर वीट उगाया जाता है. क्या सो किया जाता है विंटर्स के अंदर, वीट. सो दिस इज समथिंग दैट यू पीपल नीड टू नो. आप अपनी बुक्स के अंदर इन चीजों को आप मार्क कर सकते हैं. लेट्स सी कि सीजन के हिसाब से जो है यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं. तो वी पीपल सी दैट व्हेन इट वाज द खारिफ सीजन, दैट इज अ रेनी सीजन. रेनी सीजन के अंदर जो है वी पीपल सी दैट व्हाट इज ग्रोन हियर, ज्वार और बाजरा जो है यहाँ पर उगाया जाता है. तो दिस इज रेनी सीजन. तो रेनी सीजन के अंदर क्या उगाया जा रहा है, ज्वार और बाजरा. और रेनी सीजन को आप अगेन खारिफ भी बोला जाता है. देन अक्टूबर और दिसंबर के अंदर यहाँ पर क्या उगाया जाता है, कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. सो दैट इज कल्टीवेशन of potato in October and December. So अक्टूबर और दिसंबर के अंदर जो है वो पोटैटो उगाया जाता है. उसके बाद थर्डली वी पीपल सी दैट विंटर्स का जो सीजन है, विंटर्स के अंदर राबी जो है उस सीजन के अंदर क्या यहाँ पर सो किया जाता है, वीट. सो विंटर के अंदर यहाँ पर क्या सो किया जाता है, विंटर सीजन के अंदर यहाँ पर वीट सो किया जाता है. सो दिस इज हाउ द फार्मिंग इज डन हियर. जैसे हम देख रहे हैं कि फील्ड को कल्टीवेशन के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो की जाती हैं यहाँ पे. तो इस तरीके से जो है वो चीजें चल रही हैं. और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो वीट प्रोड्यूस किया जाता है, फार्मर्स उनको उस वीट को काफ़ी रख लेते हैं अपनी फैमिलीज को फीड करने के लिए, उनके कंजम्पशन के लिए, और जो सरप्लस है उसको फिर सेल कर देते हैं मार्केट के अंदर. कहाँ पे, रायगंज में जाकर. Then we will see that जो land है यहाँ पे it is devoted to the land is also devoted to one part of the land जो है, जैसे हमने देखा कि ये चीज़ें यहाँ पे उग रही है, ज्वार बाजरा उग रहा है, ये पोटैटो उग रहा है, देन वीट है. उसके बाद कुछ जो हिस्सा है वहाँ पे शुगर केन की प्लांटेशन भी होती है. शुगर केन जो है वो भी उगाया जाता है. इसे हार्वेस्ट किया जाता है once a year, every year one time शुगर केन जो है वो यहाँ पर सो किया जाता है.
तो शुगर केन का भी वो है, और शुगर केन क्या है, वो अपने रॉ फॉर्म के अंदर होता है, और जो शुगर केन इज इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी, तो या तो आप उसको यहाँ पे जो फार्मर्स है या तो वो शुगर केन को उसके रॉ फॉर्म में बेच देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब आप कोई गांव क्रॉस करते हो तो वहाँ पे लोड्स ऑफ जो फॉर्म के अंदर है, ट्रैक्टर्स के पीछे जो ट्रॉली लगी होती है उनके अंदर शुगर केन भर कर जा रहे होते हैं, या तो ये रॉ फॉर्म में कहीं जा रहे होते हैं सो दैट ये फैक्ट्री में जाके किसी और पर्पस के लिए यूज किए जाए, मैन्युफैक्चर शुगर और वट एवर। सो या तो ये रॉ फॉर्म के लिए जा रहे होते हैं या फिर ये जैगरी के फॉर्म के अंदर जा रहे होते हैं, गुड़ के फॉर्म में। गुड़ भी आपने देखा होगा कि जा रहा होता है इधर से उधर, जो गांव वाले हैं वो बेचते हैं। और ये जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जाता है शुगर केन जो है इट्स रॉ फॉर्म या जैगरी के फॉर्म में ये सेल किया जाता है टू द ट्रेडर्स ऑफ शाहपुर। शाहपुर के ट्रेडर्स को ये दिया जाता है। हम जानते हैं ना कि दिस विलेज पालमपुर इट इज वेल कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड टू अदर विलेजेस। सो एक इससे जो बड़ा गांव है रायगंज, और रायगंज से भी जो बड़ा जगह है दैट इज शाहपुर, ये आपस में तीनों वेल कनेक्टेड है। तो कुछ चीजें रायगंज जाती हैं, कुछ चीजें शाहपुर जाती हैं। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, जो मेन रीजन है कि फार्मर यहाँ पे दे आर नॉट एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर, वो क्या है कि पालमपुर जो है ड्यू टू इट्स वेल डेवलप्ड सिस्टम, सॉरी जो यहाँ पे रीजन है कि जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पर 3 क्रॉप्स क्यों उगा पा रहे हैं। फार्मर्स पीपल आर सीइंग, आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर लिखा है कि 3 भैया अलग अलग क्रॉप्स जो है वो उगाए, शुगर की इनकी भी प्लांटेशन चल रही है। तो 3 जो क्रॉप्स है वो किस तरीके से उगा पा रहे हैं यहाँ के लोग, इट्स लाइक बिकॉज जो पालमपुर है that is well developed and it has a well developed system of irrigation। यहाँ पे irrigation का problem नहीं है, सूखा नहीं पड़ता है, people have the facility of irrigating their fields, so therefore they are able to grow 3 different crops in a year in Palampur। Then एक तो ये रीजन हो गया इरिगेशन। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी पालमपुर में है। I told you electricity is also in Palampur, so to make tube wells work they have electricity, so electricity भी है यहाँ पर। so electricity जो है it's came to Palampur, so ये एक मेजर इम्पैक्ट थी कि जो इरिगेशन का सिस्टम था वो इतना अच्छे से काम करता है पालमपुर के अंदर। So this is again a reason। So पहले हम क्या देखते थे कि पर्शियन व्हील्स जो थे वो इस्तेमाल किए जाते थे, फार्मर्स जो थे वो पर्शियन व्हील के थ्रू जो है वो पानी निकाला करते थे वेल, और अपने फिर जो फील्ड्स है उनको इस तरीके से, इफ यू पीपल नो जो फार्मर्स है वो किस तरीके से पहले के टाइम पे करते थे, कुएं में से पानी निकालते थे फिर अपने फील्ड्स को इरिगेट करते थे। बट आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि देयर आर इलेक्ट्रिसिटी और ट्यूबवेल्स, इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स होते हैं आज की डेट के अंदर, और वो इरिगेट कर पाते हैं बहुत ज़्यादा एरिया को। तो जो एक आदमी ऐसा करेगा वो विलेज के वेल में से जाकर जो है वो पानी निकालेगा और फिर उस पानी से अपने फील्ड को इरिगेट करेगा तो वो कम एरिया कवर कर सकता है। लेकिन इफ़ वी पीपल टॉक अबाउट ट्यूबवेल्स, तो ट्यूबवेल्स जो हैं वो ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं, ज़्यादा जो है अच्छे से ये वाला काम कर सकते हैं। सो जो लार्ज एरिया है वो कवर हो सकता है वेरी इफेक्टिवली। सो जो पहले ट्यूबवेल्स थे वो इंस्टॉल किए गए यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू, और उसके बाद हम देखते हैं कि फार्मर्स ने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल सेटअप करने शुरू कर दिए। पहले जो ट्यूबवेल्स आए इनिशियली पालमपुर में वो सरकार लेकर आई, उसके बाद लोगों ने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाने शुरू कर दिए, और ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारे गाँव में देखने के लिए मिलेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, if people are going towards पंजाब, हरियाणा, यूपी, you people will find these things, people are having their private tube wells। So this is something that is there in Palampur। Then we people see जो farmers हैं उन्होंने अपना ही जैसे मैंने बोला कि प्राइवेट ट्यूबवेल्स उन लोगों ने सेटअप करने शुरू कर दिए। सो हम देखते हैं कि जो मिड 1970s हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि जो एंटायर कल्टिवेबल लैंड था यहाँ पे एरिया वो क्या हो गया 200 हेक्टेयर्स इरिगेट होने लग गया। 2070 तक ही हम देखते हैं कि जो 200 हेक्टेयर एरिया है यहाँ पर वो सारा का सारा इरिगेटेड एरिया के अंडर आ गया। It was well irrigated।
pretty large area. Moving on forward, so what is there is a concept of mixed this multiple cropping. What is multiple cropping? So multiple cropping is when to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. जब एक land के ऊपर आप एक से ज़्यादा जो है क्रॉप उगाओगे एक साल के अंदर तो उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं बिकॉज you are doing it with multiple crops, so therefore it is multiple cropping. उसी लैंड के ऊपर आपने ये भी उगा लिया, आपने एक टाइम था यहाँ पे आपने ज्वार बाजरा उगा लिया, फिर आपने इस पे पोटैटो उगा दिया, फिर आपने इस पे वीट उगा दिया, तो आपने क्या किया, आपने डिफरेंट जो है वो क्रॉप्स उगाई इसके ऊपर, तो इसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं. Let's jot this down. So what is multiple cropping? To grow more than one crop, to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. So this is called multiple cropping. So this can be a 1 mark question, so I'm gonna just put a star here. This is a 1 marker. This is a potential 1 marker question, so therefore मैंने यहाँ पे एक star लगा दिया है. I'm also gonna just underline this so that you people know what is multiple cropping. So ये multiple cropping है. उसके बाद let's move forward. So ये जो तरीका है पालमपुर में, this is the most common way ताकि जो production है वो increase करी जा पाए. एक जो गिवन पीस ऑफ लैंड है वहां से प्रोडक्शन इंक्रीज इस तरीके से करी जा रही है. बोल रहे थे ना कि भाई उतना ही फिक्स्ड लैंड है, तो क्या तरीका है जो ये लैंड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा उगा पाए, चीजें उगाई जा सके. सो दिस इज द वे, इस तरीके से जो है ज्यादा से ज्यादा चीजें उग सकते हैं यहाँ पे अगर मल्टीपल क्रॉपिंग की जा पाए. क्योंकि मल्टीपल क्रॉपिंग करने के लिए यहाँ पर वैसे तरीके का सीजन है, उस तरीके का लैंड है, a good cultivable land is there, and then we people see यहाँ पे electricity है, water irrigation बहुत अच्छा है because of tube wells. So these are the certain reasons जो multiple cropping यहाँ पे possible है. उतने ही land के अंदर जो है लोग अच्छे से खेती बाड़ी कर पा रहे हैं. Very simple. मैंने आपके सारे जो टेक्निकल टर्म्स हैं यहाँ पे उनका बहुत एक सिंपल आप लोगों को समझाया है मैंने यहाँ पे. मूविंग ऑन फॉरवर्ड, जो फार्मर्स है पालमपुर के अंदर वो हमेशा दो मेन क्रॉप्स तो उगाते ही हैं. मेनी ऑफ देम ऑल्सो ग्रो थर्ड क्रॉप. कौन सा क्रॉप? पोटैटो एज देयर थर्ड क्रॉप इन पास्ट 15 to 20 years. तो कह रहे हैं दो क्रॉप्स तो यहाँ पे फार्मर्स उगाते ही उगाते हैं. ठीक है, वो विंटर्स और उसका जो है आपका वो तो वो उगाते ही उगाते हैं, साथ में कभी कभी वो एक थर्ड क्रॉप भी उगा लेते हैं. So that is potato and ये भी कुछ 15-20 सालों से ये वाला प्रैक्टिस जो है वो चल रहा है. So this is about the multiple cropping. So multiple cropping आप लोगों का एक potential question बन सकता है. So production किस तरीके से यहाँ पे बढ़ाई गई है उतने ही लैंड के अंदर वाया multiple cropping. अब और तरीके देखते हैं कि किस तरीके से जो है प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ाई जा सकती है. सो एक तरीका तो हम लोगों ने देख लिया कि इंक्रीज करने का प्रोडक्शन क्या है कि उसी सेम लैंड के ऊपर मल्टीपल क्रॉपिंग अगर की जाए, मतलब एक गिवन लैंड के ऊपर एक से ज्यादा क्रॉप अगर हम एक साल में उगाते हैं तो दैट इज मल्टीपल क्रॉपिंग. सो एक ये तरीका है और उसके बाद एक अदर देयर इज अनदर और तरीके भी हैं. सो अदर
वे जो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उसमें से क्या है, हायर यील्ड जो है वो एक तरीका बन सकता है कि भाई यील्ड को भी किस तरीके से बढ़ाया जाए, जो क्रॉप्स है उसका प्रोडक्शन बढ़ाया कैसे जाए, अगर इतना प्रोडक्शन है तो इस प्रोडक्शन को कैसे ऊपर लेके आ पाए। एक तो ये है ना कि इतने एरिया के अंदर ही उगाना है, तो क्या करा, बांट दिया ऐसे ऐसे में कि एक सीजन में एक चीज उगा दी, दूसरे सीजन में दूसरी चीज उगा दी। अब वो कह रहे हैं जो एक सीजन में चीज उगाई है ना उसकी यील्ड भी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब जो उसका वो उगी है वो चीज वो ज्यादा से ज्यादा हो। सो दैट इज अनदर थिंग। सो यील्ड कैसे मेजर की जाती है, जब एक क्रॉप प्रोड्यूस होता है एक गिवन पीस ऑफ लैंड पे ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन, कितना क्रॉप प्रोड्यूस हुआ उस एक सीजन के अंदर। मान लीजिए कुछ हम बात करते हैं कि इतने जो है शुगर केन इतना इस बार उगा है, तो इसके बाद हमने ज्यादा शुगर केन उगाना है, तो ज्यादा से ज्यादा शुगर केन उसी गिवन लैंड पे कैसे उगाया जाए, दिस इज अबाउट हायर यील्ड, ये होती है यील्डिंग। ओके, सो जो मिड 1960s हैं तो उससे तब उस टाइम तक जो है वो सीड्स यूज किए जाते थे कल्टीवेशन के अंदर, जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उनको इस्तेमाल किया जाता था। और जो ट्रेडिशनल सीड्स थे इनको कम इरिगेशन में पानी भी कम ही लगता था इनको, और पानी कम लगता था, फार्मर्स जो थे वो काऊ डंग का इस्तेमाल करते थे, और they used to use cow dung and they used to use other natural manure का इस्तेमाल किया। फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है तो फर्टिलाइजर्स के नाम पे काउ डंग इस्तेमाल किया जाता था, या फिर और जो थोड़े सस्ते और नेचुरल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं मैन्योर जो होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता था। ये सब जो है ये हम ऑलरेडी जानते हैं। सो इसका इस्तेमाल किया जाता था, और फिर जो भी रेडिली अवेलेबल होता था फार्मर्स को वो इट वॉज नॉट वेरी इनफ जो कि लोग उनसे खरीद पाए, या जो वो बेच पाए या वो अपने लिए भी रखकर फिर आगे बेच पाए, वो इतना इनफ नहीं था। सो वी ऑल आर अवेयर ऑफ एक रेवोल्यूशन आया दैट इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो फार्मिंग से रिलेटेड है। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है कि किस तरीके से खेती बाड़ी के अंदर जो है वो क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाया गया, जो यील्डिंग है, जो क्रॉप कितना उगता है उसके उपजाऊ उसको और बढ़ाया गया कि भाई इतना क्रॉप अभी उगाया है ना तो इससे ज्यादा क्रॉप उगाना है। सो ग्रीन रेवोल्यूशन सोली ब्रॉट आउट दोज थिंग्स से किस तरीके से इन जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स का वो बढ़ाया जा सकता है कि भैया अभी अगर इस साल इतना क्रॉप आया ना तो अगले साल इससे ज्यादा क्रॉप उगना चाहिए, तो उस ग्रोथ को बढ़ाया है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन इज समथिंग जो कि लेट 1960s के अंदर आया था एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडियन फार्मर्स। और जो इंडियन फार्मर्स है उन्होंने अपनी कल्टीवेशन जैसे राइस है, व्हीट है, वो इनके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया कि हाई यील्डिंग वेराइटी seed, HYV seeds. If you people have ever heard of this, I think you people have. So but anyway I am giving you an idea. So जो green revolution है वो आया। green revolution के अंदर हम देखते हैं कि farmers अब यहाँ पे high yielding variety जो सीड्स हैं HYV सीड्स हैं उनका इस्तेमाल करने लग गए एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स। ट्रेडिशनल सीड्स के कंपैरिजन के अंदर उन्होंने ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लेने शुरू कर दिया भैया कि हमारी यील्ड बढ़े, उन्हें ग्रोथ से मतलब है, तो उन्होंने HYV सीड्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया रादर देन यूजिंग दी ट्रेडिशनल सीड्स जो कि वो आज तक इस्तेमाल करते आ रहे थे। देन वी पीपल सी दैट जो HYV सीड्स हैं एज in their name it is given कि high yielding variety seeds है, तो as they promised they delivered it. सो प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ग्रेट अमाउंट से बढ़ गया। जो ग्रेन है वो हर सिंगल प्लांट की अगर हम बात करें काफ़ी ज़्यादा जो है वो यील्डिंग होने लग गई। सो एज अ रिजल्ट हम क्या देखते हैं कि जो सेम पीस ऑफ लैंड है उसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए ये सारा काम किया गया, तो क्वांटिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई। फूड ग्रेन्स जो हैं इट वाज पॉसिबल कि अब आप एक स्टॉक भी रख सकते हो और आप आगे बेच भी सकते हो। दिस was the possibility that was there. So this is another multiple cropping के बाद ये एक और तरीका है कि उतने ही लैंड के अंदर आप किस तरीके से चीज़ों को और से और जो है वो बढ़ा पाओगे। So this is the thing. So moving on forward, this HYV seeds जो हैं उन्हें काफ़ी सारा
because they are giving you good results, they will be requiring something extra. They are giving you something extra, they will be requiring something extra. तो जो HYV seeds होते हैं इनको हायर जो है इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, इन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है उस तरीके का रिजल्ट देने के लिए. सो जो HYV सीड्स है इन्हें काफी ज्यादा पानी चाहिए होता है और इन्हें केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं ताकि अपना बेस्ट रिजल्ट दे पाए. अब जानते हैं ना, एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करते हैं हम लोग, तो हम लोग जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे, उतना ज्यादा हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, उतना हम लोग आगे जा पाते हैं. वैसे अब सीड्स अगर आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो उनको कुछ अलग से एक्स्ट्रा चाहिए भी. सो दीज आर द थिंग्स दैट दे रिक्वायर्ड. मूविंग ऑन फॉरवर्ड, अब ये जो हायर यील्ड्स हैं ये पॉसिबल कब है, जब जो सीड्स है HYV सीड्स, इनको कॉम्बिनेशन अगर मिले इरिगेशन का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, तो जाके आपको हायर यील्ड मिलेगी. ऐसा नहीं कि आपने HYV सीड्स लेकर आए, ये हमने सो कर दिए, चलो इनको बस पानी देंगे और ये तो अपने आप मतलब उग जाएंगे. They need a combination of things. What they need is HYV seed needs irrigation, it needs fertilizers, it needs pesticides. ये कॉम्बिनेशन जब पूरा होगा तब आपको जो है आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा. सो दिस वाज द थिंग. एंड देन वी पीपल सी जो फार्मर्स है पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो है वहाँ के जो फार्मर्स है ये पहले थे जिन्होंने ये मॉडर्न फार्मिंग का मेथड अपनाया. ये जो HYV सीड वाला तरीका है ये वहाँ के फार्मर्स ने पहले अपनाया एंड इंडिया के अंदर. और जो फार्मर्स हैं इन रीजन के अंदर इन्होंने अपने ट्यूबवेल सेटअप करे, बिकॉज हमने बोला इरिगेशन चाहिए तो उन्होंने अपने ट्यूबवेल सेटल करे. फिर उन्होंने इवन इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल सेटल करे और उन्होंने HYV सीड्स के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी अपनी फार्मिंग के अंदर इस्तेमाल करने शुरू करे. उसका हम देखते हैं कि जो कुछ फार्मर्स हैं वो और मशीनरीज लेकर आ गए, जैसे कि ट्रैक्टर्स लेकर आए, वो थ्रेशर्स लेकर आए, वो जिसकी वजह से जो उनका प्लाउइंग का पूरा कॉन्सेप्ट था, जो पूरा प्लाउइंग का उनका प्रोसेस था वो काफ़ी आसान हो गया. हल जोतने का जो काम था वो काफ़ी आसान हो गया. हार्वेस्टिंग जो थी ये काफ़ी स्पीड अप हो गई, क्योंकि अगेन अगर मैन्युअली आप करोगे तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, आप मशीन्स की हेल्प से करोगे तो वो कम टाइम देगा. इसीलिए मशीन्स जो हैं वो बनाई गई हैं, बिकॉज मशीन मेक्स अ पर्सन्स वर्क ईजी. दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट दिस थिंग. सो अगेन मूविंग बैक टू द टॉपिक, सो फास्टर हो जाएगी हार्वेस्टिंग और इसकी वजह से जो आपको हायर यील्ड्स हैं वो वीट के मिला करेंगे और आप जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें, आप जो ज़्यादा से ज़्यादा आप उगाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊता जो है आपके खेतों के अंदर इस तरीके से आ सकती थी. सो दिस इज अबाउट द थिंग. सो अदर टॉपिक ये जो हम दूसरा देख रहे हैं और किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, तो जो पहला हमने देखा दैट इज मल्टीपल क्रॉपिंग, दैट्स व्हाट वी विल डिस्कस. द नेक्स्ट थिंग दैट वी पीपल आर डिस्कसिंग हियर, जो एक और तरीका है एक्सेप्ट फ्रॉम मल्टीपल क्रॉपिंग, दैट इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. सो अनदर थिंग टू उतने ही लैंड के अंदर और से और कल्टिवेशन करने का तरीका क्या था, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. तो ये एक और तरीका है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का, जिसके अंदर की वी पीपल सी दैट देयर वाज HYV सीड्स जो हैं वो लेकर आए इसके अंदर, इस उसके अंदर. तो इट हैपेंड ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन. सो जो पहले ट्रेडिशनल सीड्स लिए जाते थे, सो ग्रीन रेवोल्यूशन के आने पे जो है ट्रेडिशनल सीड्स का यूज़ रोक करके जो है वो HYV सीड्स यूज़ करने शुरू किए. और ये अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमने कहाँ देखा, ये जो पहले ये चीज़ लगाने वाले कौन से लोग थे, दे वर फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी.
सो दिस इज अनदर वे वी पीपल आर डिस्कसिंग कि किस तरीके से जो है वो फार्मिंग बढ़ाई जा सकती है, दूसरा तरीका है। सो यहाँ के फार्मर्स ने ये वाली चीज इस्तेमाल की थी। अब बात करते हैं पालमपुर की। पालमपुर के अंदर HYV सीड्स से कैसे चेंज आया, किस तरीके से जो है यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ी या नहीं बढ़ी, दैट्स व्हाट वी पीपल आर डिस्कसिंग हियर। सो पालमपुर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो यील्ड है वीट का वो काफी बढ़ गया। अगर ट्रेडिशनल सीड्स की हम लोग बात करें तो उस टाइम पे सिर्फ 1300 kg पर हेक्टेयर मिल रहा था, लेकिन जब HYV सीड्स यहाँ पर सो किए गए तो यील्ड बढ़ गया और 3200 यानी कि 3200 kg तक बढ़ गया। पहले 1300 kg था, अब 3200 kg पे पहुंच गया जब HYV सीड्स लगाए यहाँ पे। तो उतने ही लैंड में क्या हुआ, कल्टीवेशन उन लोगों ने ऊपर ले गए वो लोग, अनदर वे। सो कल्टीवेशन जो है वो बढ़ा दिया गया। सो यू नो दिस इज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। सो वीट के प्रोडक्शन के अंदर ये एक काफी ज्यादा लीप था, एक तरीके का बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आया HYV सीड्स यूज करने से, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करने से। सो जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पे अब सरप्लस वीट जो है वो मार्केट्स में सेल कर पाते हैं, अपनी फैमिलीज के लिए रखने के बाद वो सरप्लस वीट जो है वो सेल कर पाते हैं। दैट इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू इन द फर्स्ट प्लेस, दैट दे वर ट्राइंग टू अर्न फॉर देमसेल्व्स, दे वर ट्राइंग टू फीड देयर ओन फैमिलीज एंड देन दे वर ट्राइंग टू गेट सम मनी out of their hard work of sowing this wheat and all in the field. सो आप भी जो फार्मिंग हम लोग करते हैं तो हम क्या करते हैं यार, कुछ जो हमारे लिए अनाज है जितना हमारे फैमिली के लिए जरूरी है हम उतना रख करके बाकी का बेचते हैं, तो वी गेट मनी. So we are getting everything, we're getting something to eat as well as we people are getting the money so that we people can also do other things. So this is the other way. So moving on to the next topic, which is the third subtopic of this जो फार्मिंग है इन पालमपुर के अंदर, जो थर्ड यहाँ पर है सब टॉपिक, दैट इज विल द लैंड सस्टेन. क्या लैंड सस्टेन होगा मल्टीपल क्रॉपिंग करने के बाद? उसके बाद दिस हम लोग देखा यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग चल रहा है और फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो है वो दिस HYV सीड्स यूज हो रहा है, इतना इरिगेशन चाहिए उसके लिए, इतना फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है काफी बड़े स्केल के ऊपर. तो क्या लगता है आपको लैंड सस्टेन हो पाएगा? इस क्या लैंड जो है वो सही रह पाएगा इस सब काम के अंदर? सो जो लैंड है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, हम सब जानते हैं. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम बहुत केयरफुली इस चीज़ को यूज़ करें. साइंटिफिक रिपोर्ट्स जो हैं वो ये इंडिकेट करती हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं अगर उनको ओवर यूज़ किया जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं. सो दे टेल कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उनके ओवर यूज से नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो काफी हद तक डिटोरेट हो जाते हैं. सो काफी सारे एरियाज में ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो उसकी वजह से क्या हुआ, इट वाज एसोसिएटेड विद, वो कहते थे मतलब कुछ एरियाज के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से कहा जाता है कि जो फील्ड है, जो उनका खेत है उसके अंदर सॉइल की फर्टिलिटी जो है, सॉइल देयर वाज लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो नीचे चला गया, सॉइल इतना फर्टाइल नहीं रहा. और क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा इंक्रीज यूज किया केमिकल फर्टिलाइजर्स का, उसकी वजह से फर्टिलिटी गिर गई सॉइल की. देन जो कॉन्टिन्यूस यूज है ग्राउंड वाटर का ट्यूबवेल के इरिगेशन के लिए, उसकी वजह से जो डिप्लीजन है वो वाटर टेबल का डिप्लीजन हो गया. भैया पानी इतना ज़्यादा आप निकालने लग गए हो धरती में से, तो वहाँ से वो पानी भी डिप्लीट होने लगे, पानी भी खत्म होने लगे, पानी का जो टेबल है, वाटर टेबल है, वो पूरा हिल गया. These are natural things that what we people have studied about. जब हम छोटी क्लासेस में थे हमने देखा ना वाटर टेबल, ग्राउंड के अंदर एक लेवल तक पानी होता है और उसके हिसाब से ही हम पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी डिप्लीटेड, इट विल जस्ट बी ओवर. सो वही यहाँ पर भी होना, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए, इस वजह से वाटर टेबल भी जो है वो एग्जॉस्ट होने लग गया. So there is again depletion in water table. Then environmental resources जो हैं soil fertility के लिए और ground water के लिए, वो they are built up over years. So जो इनको ठीक करने के लिए जो चीज़ें लगती हैं environmental resources, वो काफ़ी, ये वाले जो environmental resources हैं this वाटर टेबल की अगर हम लोग बात करें, ग्राउंड वाटर की हम लोग बात करें, सॉइल फर्टिलिटी की बात करें, तो इन्हें बहुत साल लगते हैं ठीक होने के अंदर. So
एक बार अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम, और इसलिए हम लोगों को एनवायरनमेंट के अंदर केयरफुली जो है एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि हर चीज़ जो है वो एक तरीके से चल पाए. सो दिस इज अबाउट दी थर्ड टॉपिक, जिसके अंदर कि हम लोग ये देख रहे थे कि किस तरीके से जो लैंड सस्टेन कर पाएगा. तो अगर सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड की हम लोग बात करें तो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स led to the loss of soil's fertility. Next, it also led to the depletion of groundwater, and both these things take a lot of time to be restored. So if once they are depleted, it is very difficult to restore them. So this is about this topic. You people will find this topic in your book. You people can mark it in your book. So I'm not giving you as such koi notes इसके regarding. So you people can just mark it in your book, because इससे कोई इतना वो नहीं, but yeah, there can be a question from this topic कि कैसे जो है मतलब लैंड का, अगर हम सस्टेनेबिलिटी का बात कर रहे हैं कि क्या लैंड सस्टेन करेगा अगर ऐसे ही प्रैक्टिसेस चलते रहे तो. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. Moving forward in this topic, we people see that there is a fourth topic here, that is how is land distributed between the farmers of Palampur. किस तरीके से जो लैंड है वो फार्मर्स के बीच में बांटा गया है पालमपुर का. जो हम जानते हैं 75% पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे फार्मिंग करती है. तो फार्मर्स के बिटवीन लैंड को कैसे बांटा गया है पालमपुर के अंदर, दैट इज व्हाट वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस हियर. And after that we people are going to discuss the next topic with it. So अब हम पालमपुर का ही पूरा स्टोरी जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं. So moving on to the fourth topic, we people see that in the fourth topic we people see that जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है. हम देखते हैं कि लैंड जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फार्मिंग के लिए इन Palampur. And then we people see that people are engaged in the activity of agriculture, और उनको cultivation के लिए sufficient land जो है यहाँ पर it is available. So it is not available यहाँ पे. People they don't have enough cultivable land. So पालमपुर के अंदर जो है 1/3 of the 450 families, एक तिहाई जो यहाँ की फैमिलीज है आउट ऑफ 450 का जो 1/3 फैमिली है यहाँ पर दैट इज वो लैंडलेस है. सो अबाउट 150 फैमिलीज दे आर हियर दलित्स, और इनके पास कोई लैंड नहीं है. सो 150 आउट ऑफ 450 फैमिलीज दे डोंट हैव लैंड, और ये जो है ये दलित्स हैं वहाँ पे. सो दे डोंट हैव लैंड्स. सो ये 1/3 पॉपुलेशन है वहाँ का. देन मूविंग ऑन टू द रिमेनिंग फैमिलीज जो यहाँ पे ओन करते हैं लैंड. अब जो जिनके पास है लैंड वो कितनी फैमिलीज है, 240 फैमिलीज आउट ऑफ 450 फैमिलीज इनके पास लैंड है. या प्लीज आप अपनी बुक के अंदर मार्क कीजिए. ऑल्सो आई विल बी लेट मी जस्ट गिव यू पीपल द topic. So we people are discussing the fourth subtopic, which is how land is distributed. So we people are looking at the distribution of land. So अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का, तो लैंड जो है लैंडलेस लोग कितने हैं यहाँ पे, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज 150 फैमिलीज जो है वो लैंडलेस फैमिलीज हैं. सो दिस मच फैमिली इज दी लैंडलेस फैमिली, जिनके पास लैंड नहीं है कल्टीवेशन के अंदर. देन वी पीपल सी आउट ऑफ 450 देयर आर 240 फैमिलीज जिनके पास लैंड्स हैं. दे हैव कल्टीवेटेड स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लेस देन 2 हेक्टेयर, मतलब 2 हेक्टेयर से भी कम इन लोगों के पास है लैंड. और जो एटलीस्ट दे हैव लैंड. कितने लोगों के पास लैंड है यहाँ पे, 240 जो फैमिलीज हैं दे हैव लैंड. they have land. So इनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है. और जो कल्टीवेशन है यहाँ पर वो कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स जो है it doesn't get them enough income, but at least they have a land for themselves. Moving on forward to the next category. So we people see कि जो large number of
स्मॉल प्लॉट्स हैं वो स्कैटर्ड हैं इस विलेज के अंदर. इफ यू पीपल कैन इन योर बुक सी पिक्चर 1.5, दैट इज पालमपुर विलेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड. यू पीपल विल सी कि कितना कितना लैंड कहाँ कहाँ कैसे कैसे है, कितने लोगों के पास है. जिनके पास है वो यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है, जिनके पास नहीं है वो तो हमने बता ही दिया कि इनके पास नहीं है. तो जिनके पास है वो लैंड वहाँ पे मेंशन्ड है. ये हम लोग देख सकते हैं उस पिक्चर के अंदर. आप लोग भी देख सकते हो. एक बार मैं आप लोगों को स्क्रीन पे भी वो पिक्चर दिखा देती हूँ. दिस इज द पिक्चर, यू पीपल कैन सी. यहाँ पे पूरा लैंड जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हम जो पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पे हम यहाँ पर देख के कंपेयर यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं. ओके, सो मूविंग ऑन फॉरवर्ड. मैं स्क्रीन के ऊपर से जो है मैंने वो बुक का वो फिगर हटा दिया है. सो मूविंग बैक टू द टॉपिक, इतना अभी हमने डिस्कस किया कि 240 फैमिलीज जो उनका लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है लेकिन लेस देन 2 हेक्टेयर्स है लैंड का, तो काफी मुश्किल होता है उनको अपना इनकम डिराइव करना. देन मूविंग ऑन फॉरवर्ड, जो लार्ज ऑन द अदर हैंड भी पीपल से जो हाफ एरिया है विलेज का वो किसने कवर किया हुआ है, वो लार्ज प्लॉट्स ने कवर किया हुआ है. काफी बड़े बड़े प्लॉट जो हैं वो है उनके पास. पालमपुर में 60 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि मीडियम और लार्ज फार्मर्स उनको कहा जाता है. वो कल्टीवेट करते हैं मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. और जो लार्ज फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड होल्डिंग है जैसे कि 10 हेक्टेयर्स और मोर, सो दैट काइंड ऑफ लैंड holders are also there. So this is another category. So we people see कि 60 जो है वो ऐसी फैमिलीज हैं विद मीडियम एंड लार्ज होल्डिंग्स एंड लार्ज फार्मर्स. सो इनके पास, काफियों के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है और काफियों के पास बहुत बहुत ज्यादा लैंड है. सो इस तरीके से जो है वो लैंड यहाँ पर बटा हुआ है. So this was the fourth topic that I was discussing with you people here when we people are discussing about Palampur's cultivation. So this we people have discussed. Now I'll be taking up the next topic, which is who will provide the labor. So who will provide the labor I'll be discussing in my next session. And this was all for this session. I am now putting in halt in this session. So this is all for this session, and we will be discussing the next topic in the next video. So thank you everyone.